हाय गाइस। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर लेकर आ गए हैं नीट की सीरीज़ का, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको पता होगा कि हम 2016 से 2020 तक के सभी नीट में आए हुए क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें कहा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस सर्किट में। तो जब भी आपको ऐसा ओपन सर्किट दिया जाए तो इसको करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आप पहले सर्किट को ड्रॉ कर लीजिए और फिर इसको जिस पॉइंट से ये ओपन होता है वहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। बस इसकी वोल्टेज मान लीजिए आप VA माइनस VB, जो उन्होंने पूछा है वही आप इसकी वोल्टेज मान लीजिए। तो ये हो गई आपकी 3 वोल्ट और ये हो गई आपकी 2 ओम। यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और ये भी हो गया आपका 1 ओम। अब ध्यान से समझिए, अगर आपका यहाँ से ये 2 एम्पियर का करंट कहाँ से आया होगा? इस बैटरी से। तो जब ये 2 एम्पियर का करंट ऐसे जाएगा तो इसमें से भी तो यही करंट पास होगा। तो ये वाला करंट यहाँ से पास होके जाएगा 2 एम्पियर का। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना बैटरी ने करंट अपना बाहर निकाला है उतना उसके अंदर भी तो आएगा। तो 2 एम्पियर का जब यहाँ से 2 एम्पियर बाहर गया तो वहाँ से भी तो 2 एम्पियर ही एंटर करेगा। तो बस अब इसमें आपको क्या लगा देना है? किरचॉफ लूप लो। तो नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB जो है वो आपका आ जाएगा। बस इस रो में आप लूप लो लगा दीजिए। 2 इंटू 2 पोटेंशियल ड्रॉप 0 कर देंगे, प्लस अब प्लस से माइनस में जा रही है तो पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, प्लस और करंट कि हम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। तो 2 टू द 4 प्लस 3 प्लस 2। आई होप आपको किरचॉफ लूप लो लगाना आता होगा। तो ये आ गया 9 वोल्ट प्लस में आंसर। तो आंसर हो गया आपका D। ठीक है, बस इसमें करना कुछ नहीं होता। जब भी ओपन ब्रांच मिले इसको क्लोज मान के आप इसमें लूप लो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्या कहा गया है। अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट। पोटेंशियोमीटर वाला क्वेश्चन है ये, जो प्रैक्टिकल होता है। 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू सपोर्ट द वन अनदर। 2 सेल्स सीरीज में लगाए गए और उनका सपोर्ट करना था। इसका मतलब जो सेल्स हैं उनकी पोलैरिटी ऐसे कुछ लगाई गई होगी, पहले माइनस प्लस। ये तो केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसने कहा और फिर उनको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया गया। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मतलब सेल के प्लस को प्लस से अटैच कर दिया और माइनस से माइनस को। ये तो होता है अपोजिट, और ये होता है हमारा सीरीज़ में लगना, जिसमें सारे सेम लगते हैं। तो हम मान लेते हैं 2 सेल्स हैं, एक E1 और एक E2। उसने कहा हमने एक बार इनको ऐसे लगाया और एक बार ऐसे लगाया, तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट आया वो आया 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया 2 के EMF, एक का E1 और एक का E2। जब इनको ऐसे लगाएंगे तो EMF क्या बन जाती है? EMF सिंपली ऐड हो जाती है। लेकिन जब इनको अपोजिट सेंस में लगाते हैं तो EMF क्या हो जाती है दोनों की? माइनस। तो इनका बैलेंसिंग पॉइंट आया एक का 50 और एक का 10। तो मैं ये वाली रिलेशनशिप लगा रहा हूँ, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये जो हमारी पोटेंशियोमीटर का रिजल्ट होता है फाइनली। तो एक बार हमने EMF इन दोनों को प्लस करके लगाई और एक बार इन दोनों को माइनस करके, क्योंकि ये अपोजिट सेंस में लग गया था। बस अब इनको सॉल्व करके हमें सेल्स का रेशियो निकालना है। तो 10 E1 प्लस 10 E2 इज इक्वल्स टू 50 E1 माइनस 50 E2। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 60 E2 इज इक्वल्स टू 40 E1। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 40। इसकी कटिंग कर देंगे तो आपकी रेशियो आ जाएगी 3:2। आंसर है आपका, जो कि आपका B ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए B ऑप्शन। अगला देखते हैं। अ फिलामेंट ऑफ बल्ब, एक बल्ब है, एक कोई बल्ब है जो 500 वॉट का है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये तो ये पोटेंशियल जो है ये आ रहा है आपका 100 वोल्ट और इज़ यूज्ड इन अ 230 मेन सप्लाई। इसको पूरे बल्ब को किसके साथ अटैच कर दिया? 230 वोल्ट के साथ। व्हेन अ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, और इस बल्ब के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया गया सीरीज में,
तो उसने ये कहा है कि हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है, हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस है R। तो अब आप देखिए, हमें पता है इसकी टोटल पोटेंशियल कितनी है 230 वोल्ट। हमें पता है सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। अगर इसके पास 100 आया है तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 130 वोल्ट। तो बस अब हमें करना कुछ नहीं है, हम इससे निकाल लेते हैं करंट। हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू VI। तो पावर कितनी दी हुई है बल्ब की, ये हम बल्ब के लिए कर रहे हैं। पावर 500, वोल्टेज 100 और करंट निकाल लेते हैं। करंट आ गया इससे हमारा 5 एम्पियर। अब ये काम अब रेजिस्टेंस के लिए कर लेते हैं। रेजिस्टेंस में हमें क्या निकालना है, उसका रेजिस्टेंस ही तो निकालना है। तो इसमें ओम्स लॉ लगा लेते हैं, R इज इक्वल्स टू V/I। जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो यहीं से होगा, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहता है। तो वोल्टेज कितनी है इसकी 130/5। तो 5 2 ज़ 10, 26 ओम आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे चलते हैं। अ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस विथ वेरीज विथ टाइम। एक किसी रेजिस्टेंस से चार्ज फ्लो कर रहा था, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा था। मतलब जब टाइम 0 था तो चार्ज 0, जब टाइम 1 हो जाएगा तो A माइनस B हो जाएगा चार्ज। तो हमें क्या निकालना था, हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज को करंट बनाने के लिए हमें टाइम से डिवाइड करना होता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब टाइम से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dQ/dt, जो कि होता है I, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो A माइनस 2B। तो डिफरेंशिएट करके आ गया हमारा ये। ठीक है, देखो जो हमारा करंट आ रहा है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे टाइम आ गया ना। तो हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट I की वैल्यू ये नहीं रख सकते, हम पहले थोड़ी छोटी सी हीट निकालेंगे बहुत कम टाइम में। क्यों कर रहे हैं हम, बिल्कुल थोड़ी सी हीट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो टाइम है, जो हमारा करंट है वो बार बार हर टाइम पे वेरी कर रहा है। तो अगर करंट वेरी करेगा तो हम उसको डायरेक्ट फॉर्मुलेबल नहीं लग सकते, तो हम थोड़े से टाइम के लिए देखेंगे सिर्फ। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्यों, हम क्या करेंगे, छोटी छोटी हीट निकाल लेंगे हर टाइम पर, सबको ऐड कर देंगे। तो हमें हीट कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, जब हीट 0 से लेके H तक ना चली जाए। और टाइम कैसे चेंज होगा, 0 से लेके, टाइम तो स्टार्टिंग में 0 होगा लेकिन बाद में कितना होगा, ये गर्म कब तक होता रहेगा, जब तक करंट बहना 0 ना हो जाए। जैसे ये H हाइट का हो जाएगा, H मतलब H हीट हो जाएगा, ये हीट अप हो जाएगा H टेम्परेचर तक, तब क्या होगा, एकदम से इसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो देखते हैं टाइम 0 कब होगा करंट। तो A माइनस 2BT इज इक्वल्स टू 0। तो वो टाइम है हमारा जब ये 0 हो जाएगा, वो है A/2B। तो जब टाइम हमारा A/2B हो जाएगा तो ये सर्किट बंद हो जाएगा, तो हीट H आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं H/2B। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा H, और उधर से इंटीग्रेशन आएगा A-2B की क्यूब/3, और साथ में हम डिवाइड कर देंगे ऊपर वाले का इंटीग्रेशन। क्यों, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन चेन रूल से। और वैसे चेन रूल नाम का कोई वर्ड नहीं होता। R हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इसके ऊपर हम लिमिट लगा देंगे 0 से लेके A/2B तक। तो इसमें लिमिट लगाते हैं अपनी, R बाहर, एक बार हम डालेंगे A/2B, तो इसमें डालते हैं A-2B इंटू A/2B। तो ये तो यहीं से कैंसिल हो गया, 0 बन गया ब्रैकेट के अंदर, माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारी, A माइनस 0 हो जाएगा तो 3/-6B, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारा आंसर जो है हीट डेवलप हो जाएगी, वो हो जाएगी R(A³/6B), जो कि है आपका ऑप्शन नंबर C। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क लगाना ही चाहिए। अब देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम। एक कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस है R ओम, उसको मेल्ट करके स्ट्रेच कर दिया हमने N टाइम्स तक। मतलब जो वायर थी एक, उसका रेजिस्टेंस था R। अब हमने क्या किया, इसको खींच के लंबा कर दिया N टाइम्स तक। अगर इसकी लेंथ पहले L थी तो अब कितनी हो गई, N इंटू L।
तो अगर इसका एरिया पहले ए होगा तो अब n टाइम्स कम हो गया होगा ना, क्योंकि तार तो पतली हो गई। अब हम इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश। तो पहले केस फर्स्ट में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, पहले ये होगा। और केस टू में, केस टू का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो, लेंथ कितनी है एन एल, और एरिया कितना है ए अपॉन एन। तो ये आ जाएगा हमारा आर डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए की वैल्यू क्या है आर, यहाँ से देखिए। तो आर डैश कितना आ गया हमारा एन स्क्वायर आर, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया एन स्क्वायर आर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक द, हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, वैसे तो हम वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर ये है कि जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम उसमें से जिस इलेक्ट्रिसिटी का हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, वो उसको कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर, थोड़ी सी उसको खा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ी सी वोल्टेज हमारी कम नाप के देता है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें हमने सीखा था कि गैल्वेनोमीटर में से हम करंट जीरो कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो इसमें से पोटेंशियोमीटर में से करंट है वो हल्का सा भी वेस्ट नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसमें गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाता, इसलिए ये बिल्कुल हमें अच्छा रीडिंग देता है, मतलब वोल्टेज की हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है, जो कि वोल्ट मीटर नहीं दे पाता, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब ये चीज़, ये रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो पहले हम इसको ढंग से लिख लेते हैं। तो देखिए, ये दे रखा है हमें 47 प्लस माइनस 4.7 किलोवाट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको किलोवाट से किलो ओम से ओम में ले आते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो तो हमारा ओम में ही होता है ना। तो ये आ गया आपका, और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस के बाद क्या लिखा होता है, ये एरर वाले चैप्टर में से है, जो हमारा 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था। तो एरर की परसेंटेज कैसे लिखते हैं, अगर ये रेजिस्टेंस है तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। तो इसको लिख सकते हैं 47 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 4.7 अपॉन 47 इंटू 100%। तो ये आंसर आपका रेजिस्टेंस ये बन चुका है 47 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10%। और अब हमें पता होना चाहिए, वो एक टेबल होती है कलर वाली याद करने की, ऐसे ब्लैक, पहला कलर होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर या फिर नो कलर। तो इसकी कोडिंग याद होनी चाहिए हमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पे परसेंटेज में होते हैं 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, टॉलरेंस होता है, फिर यहाँ तक ऐसे चलता रहता है 10⁻9 तक। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे होता है 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, फिर टॉलरेंस होती है एक, टॉलरेंस यहाँ पे होती है 5%, 10%, 20%। ये आपको चार्ट एनसीईआरटी मिल जाएगा, इसको याद रखना चाहिए आपको। तो देखिए, जो पहले दो नंबर होते हैं वो ये वाले होते हैं। तो 4 के आगे क्या है, येलो, तो मतलब 4 का मतलब तो है येलो। और 7 का मतलब क्या है, कलर कोडिंग तो ऐसे होती है ना, 7 का मतलब होता है वॉयलेट। 10⁻³ कहाँ रहा है, 10⁻³ ऑरेंज पे आएगा, देखो। तो ये हो गया ऑरेंज के लिए। और ये परसेंटेज में होते हैं 5%, 10%, 20%। तो 10% में कौन सा कलर है, सिल्वर, तो इसका मतलब हो गया सिल्वर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, सिल्वर, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, सिल्वर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, a battery consists of a variable number of identical cells having internal resistance R, which are connected in series, and the terminals of the battery are short circuit and the current I flow, which of the graph show I and N। देखिए, तो मैं यहाँ पे पहले समझाता हूँ आपको। हमने क्या किया, बहुत सारी बैटरीज को एक साथ कनेक्ट कर दिया, सिमिलर हैं सारी। हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस E था, इसका रेजिस्टेंस इसका वोल्टेज E है, इसकी वोल्टेज E है, और ऐसे हमने, और इन सब का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो R है, ठीक है।
और हमने क्या करा, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट मतलब इसके दोनों एंड्स को वायर से जोड़ दिया। उसके बाद देखा कि हमने इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसने कहा कि आई और एन के बीच में, ये टोटल एन बैटरीज हैं ऐसी, आई और एन के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर प्लस आर कब तक करते रहेंगे, एन टाइम्स। तो ये रेजिस्टेंस हो गया एन इंटू आर, आर एन, ठीक है। और टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज कह सकते हो आप, वो हो जाएगी ई प्लस ई, ये भी हो जाएगी एन टाइम्स, तो ये हो गई। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं ओम्स लॉ। तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, टोटल रेजिस्टेंस कितना है एन आर, वोल्टेज कितनी है एन ई, और करंट है हमारा आई। तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो आई कितना आ गया ई अपॉन आर। तो करंट के एक्सप्रेशन में एन तो कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब करंट एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ऑप्शन कौन सा, देखो इस अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें तो क्या है कि एन बढ़ता जा रहा है तो करंट भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एन बढ़ाओगे इसमें भी करंट बढ़ रहा है, इसमें भी ऐसा ही, लेकिन इसमें है कि एन जितना मर्जी बढ़ा लो करंट कांस्टेंट रहेगा। इस वाले में करंट जो है एन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। A set of n equal resistance of value R each are connected in series to the battery of EMF E. The internal resistance is R. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे R रेजिस्टेंस वाले n रेजिस्टेंस लगा दिए, R R R अप टू n टाइम्स, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका खुद का रेजिस्टेंस भी R था, ठीक है, और EMF E थी। पहला केस तो ये है। और दूसरे केस में क्या कहा, इनको सबको हमने पैरेलल में लगा दिया, एक बैटरी के साथ n टाइम्स लगाया, ये भी R R R, और यहाँ पे साथ में बैटरी लगा दी जिसका भी क्या था R, और EMF E। तो हमें दोनों केस में, इसमें तो करंट आ रहा था I, सॉरी ऐसे लगेगा, और इसमें करंट आ रहा था 10I। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है कि कितने रेजिस्टेंस लगाए होंगे हमने। तो देखिए इसमें क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। इसमें टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। देखो आर 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 कितने आए टोटल n टाइम्स, तो एन आर तो ये हो गए, प्लस एक रेजिस्टेंस ये भी तो है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया n प्लस 1 आर। और तो अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा लेते हैं, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस कितना है हमारा n प्लस 1 आर, और V कितना है हमारा वोल्टेज E, और करंट हमारा I फ्लो हो रहा है। तो एक रिलेशनशिप तो ये बन गई। ऐसे ही यहाँ पे बनाते हैं। अब पहले इनका रेजिस्टेंस निकालते हैं, सिर्फ जो पैरेलल में है सारी, तो हम उसका मान लेते हैं आर डैश। तो पैरेलल में फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, कितनी बार सही है n टाइम्स, तो ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू n अपॉन आर। तो जो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा r अपॉन n। लेकिन अब ये इन सबका तो निकल गया, लेकिन इसका तो नहीं है ऐड हुआ, अब इनके साथ ही सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा R अपॉन n प्लस R, जो कि सोल्व करके आ जाएगा R n प्लस 1 अपॉन n। तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगा लेते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। R कितना है हमारा, R n प्लस 1 अपॉन n, V कितनी है E, और करंट इस बार कितना हो गया 10I। तो ये जो E अपॉन I की वैल्यू है हम यहाँ से ले सकते हैं n माइनस 1 R, तो यहाँ पे पुट करो तो ये आ जाएगा n प्लस 1 R अपॉन 10। इस n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये n किसके इक्वल आ गया 10 के। तो आंसर क्या आ गया n इक्वल्स टू 10। तो हमने ऐसे 10 रजिस्टर्स लगाए होंगे, तो आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले एक बार इनको सीरीज़ में ऐड करके ओम्स लॉ लगाया, फिर इनको सबको टोटल करके रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ लगाया, और दोनों को रिलेशनशिप बिठा दी, बस। अब आगे देखते हैं 6 सिमिलर बल्ब्स। अब 6 सिमिलर बल्ब्स हैं, इनको कनेक्ट किया गया जैसे हमने फिगर में दिखा रखा है, और इसकी EMF E थी, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0, इसका कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमें रेशियो बतानी है पावर की, कि पावर कितनी होगी पहले केस में जब सारे जल रहे होंगे। तो पहले पावर निकाल लेते हैं जब सारे जलेंगे। तो आप बल्ब ना मान के इसको एक रेजिस्टेंस मान लीजिए सारे। तो हम इसकी केस फर्स्ट ऐसा बना सकता हूँ मैं कुछ,
देखो इन सबको मैं सीरीज में ऐड कर देता हूँ ऐसे, ऐसे ही तो है ये। तो इसको मैं बल्ब ना मान के रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, सारे रेजिस्टेंस ही हैं। तो ये केस आपका बन गया। अब इसमें पावर निकाल लो। पावर के लिए हमें क्या चाहिए, पावर इक्वल्स टू वी आई। तो वी तो ये रही, आई निकाल लो बस इस सब में से। अगर इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, तो पहले इसका निकालते हैं, इस कॉम्बिनेशन का कितना आएगा। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश। तो हमें पता है 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, जो कि आ जाएगा 3/r। तो हमारा आर डैश कितना आ जाएगा, r/3। तो इसका रेजिस्टेंस r/3, इसका भी r/3, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, r/3 प्लस r/3, जो कि है हमारा 2r/3। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया। अब ओम्स लॉ लगा लेते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आ गया हमारा, तो R इज इक्वल्स टू V/I। रेजिस्टेंस आया था हमारा 2r/3। वोल्टेज हमारी E थी, तो हम I निकाल लेते हैं यहाँ से। I कितना आ गया, I आ गया हमारा 3/2 E/R। तो पहले केस में करंट इतना आ गया, तो पावर यहाँ से निकल जाएगी। पावर इज इक्वल्स टू VI। तो वोल्टेज कितनी है E, और करंट कितना है 3/2 E/R। तो आंसर आ गया आपका यहाँ से 3/2 E²/R। तो पहले केस में पावर इतनी आ गई, P1 मान लेते हैं इसको। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, इन द सिचुएशन व्हेन 2 आर फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी। बस इसमें से 2 जल रहे हैं और इसमें से एक। तो ये कुछ केस ऐसा बन जाएगा। अब केस 2 के पहले में तो सिर्फ 2 लगे हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 लगा हुआ है। तो अब हमें, और EMF उतनी ही है E, तो इसमें से दोबारा करंट निकाल लेते हैं। तो अगर ये R, इसका टोटल रेजिस्टेंस हम R डैश मान लेते हैं, तो आपका R डैश आ जाएगा। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। तो R डैश आपका आ जाएगा, चलो कर देता हूँ, 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r। तो R डैश आपका यहाँ से आ जाएगा R/2। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/2 प्लस R, ये सीरीज में हो गया ना दोनों। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 3R/2। टोटल रेजिस्टेंस आ गया। फिर ओम्स लॉ लगा लेते हैं। R इज इक्वल्स टू V/I। ठीक है, तो यहाँ से I निकालते हैं। तो I कितना आएगा आपका 2/3 E/R। तो ये आपका I आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं पावर, तो इसको P2 मान लेते हैं। पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। आई कितना है 2/3 E/R। तो पावर कितनी आ गई आपकी 2/3 E²/R। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, P1 और P2 का रेशियो निकालना था। तो P1/P2 करते हैं। तो पावर पहली वाली कितनी थी 3/2 E²/R, और दूसरी वाली आ गई आपकी 2/3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया 3 3 ज़ा 9/4 इज इक्वल्स टू 9:4। तो ये आपका जो ऑप्शन मैच कर जाएगा 9:4 वाला, 9:4 वाला ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अगले केस में, अगले क्वेश्चन में। इसमें सर्किट्स दिए हुए हैं। इसमें हमें V1 और A1, V2 और A2, इन दोनों में बताना है कि वोल्टेज V1 V2 में क्या रिलेशनशिप है, A1 A2 में क्या है। तो हम निकाल लेते हैं सिंपली। देखिए इसमें तो सिंपल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ये रही, रेजिस्टेंस ये रहा, करंट निकाल लेते हैं। केस फर्स्ट में इसको मान रहा हूँ। R इज इक्वल्स टू V/I। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का। वोल्टेज कितनी है V1। करंट कितना है, सॉरी वोल्टेज तो 10 है, करंट कितना है A1। तो A1 कितना आ गया यहाँ से 1 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया आपका I1। तो पहले में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और वोल्टेज कितनी आएगी, क्योंकि वोल्टेज जितनी इसकी उतनी, क्योंकि देखिए ये वाला एंड इसका यहाँ से कनेक्ट है और ये वाला एंड इससे डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट है। तो V1 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब सेकंड केस को समझो ध्यान से। ये आपको याद होना चाहिए कि जो अमीटर होता है
अमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, अपना रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। तो अब आप खुद देखो, अगर इनफाइनाइट में 10 जोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने का नहीं। तो हम इस चीज़ को कंबाइन करके सिर्फ ये मान सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक वोल्ट मीटर V2 लगा हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन ही बन गया। हमने 10 हम यहाँ से 10 इसको गायब भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट में थोड़ा सा जोड़ के कोई फ़र्क तो पड़ने का नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा सेम बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज भी दोनों की सेम है और करंट भी। जब सर्किट सेम है तो वोल्टेज और करंट तो सेम आएगी ना। आपको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, बस आपको ये पता, यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन दिख जानी चाहिए थी कि ये इसके साथ अटैच हो गया, सीधा एक बन गया। तो ये बिल्कुल सेम सर्किट है, तो इसकी वोल्टेज और करंट सेम आएगी। तो इसमें सिर्फ छोटा सा लॉजिक था। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द डिवाइसेज एक्ट एज अ प्रोटेक्शन डिवाइसेज? इंडक्टर, कंडक्टर, स्विच या फ्यूज। ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूज ही होता है जो हमारे घर में प्रोटेक्शन का काम करता है। द रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। तो हमें मीटर ब्रिज पता है ना, मीटर ब्रिज में यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बीच में एक रेजिस्टेंस होता है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। इसमें कंडीशन लगती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। तो उसने कहा द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो बैलेंस कर रहा है 10 ओम के रेजिस्टेंस को। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई R लगा हुआ है और उसके साइड में 10 ओम लगा हुआ है, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ है ये आ रही है 3:2। तो हम पहले मीटर ब्रिज की कंडीशन लगा देते हैं, R1 A दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो सॉल्व करके रेजिस्टेंस आ गया आपका 15 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस 15 ओम आ गया। उसने कहा जो टोटल ये वायर लगी हुई थी 15 मीटर 1.5 मीटर की थी। तो बताओ कि 1 ओम रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो कितनी तार काटनी पड़ेगी? तो देखिए 15 ओम रेजिस्टेंस कितनी तार का था? 1.5 मीटर वायर का। तो 1 ओम कितनी वायर का आएगा? 1.5/15। तो ये आ जाएगा आपका 1 × 10⁻⁻1 मीटर। अगर हम इतनी वायर लेंगे उसका रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। तो आपका आंसर आ गया ए पार्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कलर कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। येलो का कलर क्या होता है? सॉरी, येलो का कोड होता है आपका 4, वॉयलेट का आपका कोड होता है 7, फिर आपका आ जाता है उसके बाद, जैसे ये करने के बाद फिर उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आपका लगता है फिर परसेंटेज वाला लगता है। ब्राउन कौन से नंबर पे आता है आपका? फर्स्ट। तो 10⁻1 प्लस माइनस। और गोल्ड का टॉलरेंस क्या होता है? गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%। तो आपका ये ऑप्शन बन गया। देखते हैं कि दिख रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 470 प्लस माइनस 5%। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन्होंने दे दी है 7.5 × 10⁻⁻4। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है 3 × 10⁻10। और हमारे से पूछा है मोबिलिटी। ठीक है, हमारे से ये पूछी गई है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है VD/E। तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं 7.5 × 10⁻⁻4 3 × 10⁻10। तो इससे 3 की कटिंग हो जाएगी, 3 2 6, 3 5 15, और ये हो जाएगा 10⁻6। तो ये आंसर आपका आ गया ए पार्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर? तो इसमें से कौन सा ग्राफ हमारा सही है? ये आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में ये वाला ग्राफ सही होता है। ये आपका नाइक्रोम वायर के लिए होता है, ये आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है, ये आपका कॉपर के लिए होता है। ये एनसीईआरटी में बने हुए हैं, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी चाहिए। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड विच हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब जो आप रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला देखते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ρ0 1 + अल्फ़ा T - T0। तो इसमें जो ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये जो होता है ये कंडक्टर्स के लिए तो पॉजिटिव होता है और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के लिए
ये आपका नेगेटिव होता है। तो ये आपको लर्न करना चाहिए, इसमें तो लर्न करने का था, इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको, और इसमें वो ध्यान से याद कर लीजिएगा कलर कोडिंग जो है कि 2 का वो भी ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ये वो पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो आज हमने 2016 से 2020 तक के करंट इलेक्ट्रिसिटी के नीट के सभी क्वेश्चंस को फिजिक्स के सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ कमी रह गई तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको सही कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।